हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 22 और 23 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की वीडियो अच्छे तरीके से आसानी से मिल सके और आप अच्छे तरीके से जो एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो को जो हम तैयार करें इसमें जो करंट अफेयर इसको हमने द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी तरीके के सोर्सेज से पूरा फॉर्डर को इकट्ठा करके बनाया है ताकि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से मतलब उसको पास आउट करने में बहुत अच्छी से आसानी हो सके। ठीक है, और जो मार्किंग स्कीम हमने ये रखी है कि आप कोशिश करिए कि 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करिए ताकि आप जब 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है उस एग्ज़ाम को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, और जो भी समझ में नहीं आता तो उसको एक्सप्लेनेशन में समझने की कोशिश करिए और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो कॉमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और कोशिश करिए कि 24 आवर्स के अंदर एक बार इसको रिवाइज ज़रूर करिए क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो रिवीजन इज़ द सक्सेस ऑफ की, ये याद रखना है और इसी के हिसाब से फिर आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। First question is Namat Basai is an initiative to promote teaching in mother tongue in which of the following state। तो मदर टंग में टीचिंग को प्रमोट करने के लिए नमात बसई नाम का एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये किस स्टेट ने लिया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन ए केरला है। तो केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपनी मदर टंग को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वहाँ की जो कम्युनिटी है कि आपको जो हो आपकी इंग्लिश है और जो आपकी मदर टंग है दैट इज़ द टू इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि ये इंपॉर्टेंट थिंग है, साथ ही साथ आपको हिंदी वे में लर्निंग करना है, बट वो अपनी मदर टंग को ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या है नमत बसई नाम का एक इनिशिएटिव लिया है ताकि मदर टंग में टीचिंग को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, और आसानी से क्या कर से लोगों में अवेयरनेस इसके बारे में बढ़ाई जा सके। क्यों किया जाता है स्टेट में एक हिंदी और एक जो हमारी इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है उसी को प्रमोट करने के लिए बात की जाती है। लेकिन जो नमत बसई इनिशिएटिव लिया है केरला गवर्नमेंट ने ताकि जो यूनिक प्रोग्राम है जो उनका, इसमें जो टीचिंग है ट्राइबल चिल्ड्रन के, वो उनकी मदर टंग में उनको प्रमोट की जा सके क्योंकि उनको लर्न करने में अदर जगह पे काफ़ी प्रॉब्लम जाती है। इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। ये जो इम्प्लीमेंटेड किया गया है किसके द्वारा? समग्र शिक्षा केरला। ठीक है, समग्र शिक्षा केरला इसने इसको इम्प्लीमेंट किया है और सक्सीडेड हुआ है ये रिटेनिंग ट्राइबल चिल्ड्रन इन देयर ऑनलाइन क्लासेस। इस तरीके उनको ऑनलाइन क्लासेस के जरिए इस तरीके की टीचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, ये आपको याद रखना है। और जो समग्र शिक्षा केरला है ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा सम 50 लैपटॉप्स एक्सक्लूसिवली फॉर नमत बसई। ठीक है, इसके तहत वो 50 लैपटॉप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और प्री रिकॉर्डेड क्लासेस इसके अंदर दी जाएंगी थ्रू यूट्यूब चैनल के ज़रिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनिशिएटिव इसके ज़रिए लिया गया ताकि लर्निंग और टीचिंग दोनों को अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2020। तभी रिसेंटली स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, बताना आपको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। सेकंड है छत्तीसगढ़ रैंक फर्स्ट इन एज इंडियाज़ क्लीनेस्ट स्टेट विथ मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़। तो इसमें क्या है कि छत्तीसगढ़ को फर्स्ट रैंक मिली है इंडिया की क्लीनेस्ट स्टेट में, जिसके अंदर साथ ही साथ जो मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ है। ठीक है, और 100 से अधिक इसके अंदर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ठीक है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे है ये हमने हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है उसी के जरिए किया है। सेकंड है छत्तीसगढ़ क्या इसमें फर्स्ट रैंक आई है, तो बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ की रैंक फर्स्ट है और 100 से ज़्यादा इसमें लोकल बॉडीज़ को लिया गया है। ठीक है, ताकि क्लीनेस्ट सिटीज़ और जो क्लीनेस्ट स्टेट इसमें काउंट किया जा सके। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने का जो राइट आंसर हो जाता है ये ऑप्शन सी हो जाता है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग इसके बारे में भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ तो एक प्रेस्टीजियस टाइटल इसने क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया का लिया है जिसमें मोर देन 100 जो अर्बन लोकल बॉडीज़ कैटेगरीज में डाली गई थी। और जबकि जो झारखंड है ये एडजुकेट इसमें किया गया है जिसमें क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन द
सबसे कम, मतलब सबसे कम जो लोकल 100 लोकल बॉडीज़ कैटेगरी उसको रखा गया। तो दो चीज़ याद रखना है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ है, और सबसे कम किस में है, तो ये झारखंड में है, जिसमें सबसे 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ है। एक चीज़ और याद रखना है, अगर सिटी के बारे में पूछा जाता है किस सिटी ने सबसे ज़्यादा टॉप किया, तो ये इंदौर, मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी है, इसको क्लीन सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लीन सिटी ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया है। और इसके बाद सूरत और नवी मुंबई का नंबर आता है, ठीक है, जिसके अंदर कितना 1 लाख से प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी को लिया जाता है। तो ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और मिनिस्ट्री का नाम भी याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, कब से स्टार्ट किया, 2016 से स्टार्ट किया, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज टेम्पल के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो, तो जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ लोकेटेड नियर बिंदु सागर लेक इन भुवनेश्वर, ये बिंदु सागर लेक जो भुवनेश्वर है वहाँ लोकेट करती है। एंड सेकंड, इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कलिंगा किंग खरावेला, ठीक है, तो ये जो कलिंगा किंग थे खरावेला, उनके ड्यूरिंग में इसको बनाया गया था। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, और ऑप्शन डी नाइदर 1 और 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है इसका। जो फर्स्ट है कि क्या ये बिंदुसार जो लेक है वहाँ पे लोकेट करती है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये जो उड़ीसा के अंदर बिंदुसार लेक है वहाँ पे लोकेट करती है। याद रखना, लिंगराज टेम्पल कहाँ पे लोकेट करता है, इट इज़ लोकेटेड इन ओडिशा, ठीक है, तो ओडिशा के अंदर ये लोकेट करते हैं। सेकंड है, क्या ये जो खारेवाला किंग है इनके ड्यूरिंग में करेक्ट किया गया था जो कलिंगा के, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। थोड़ी सी और चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है ये करेक्ट है, क्योंकि जो बिंदुसार लेक है उन्हीं के जरिए क्या किया गया था, इस टेम्पल की स्थापना की गई थी, और बिंदुसार लेक के नियर में ये लोकेट करता है, ठीक है। तो जो लिंगराज टेम्पल है इसको जो बिल्ड किया गया था 11वीं सेंचुरी AD के अंदर, और जिसको डिस्क्राइब किया था एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्योरली हिंदू टेम्पल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बोला गया था। और ये जो टेम्पल है इसको जो किंग फ्रॉम द सोमावंशी डायनेस्टी, ठीक है, कौन से किंग थे, जो सोमावंशी, ठीक है, याद रखना, सोमावंशी डायनेस्टी के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने के पहले ये जो खैरावाला वाज द किंग ऑफ कलिंगा, ये किंग तो कलिंगा के थे, बट ये कब के थे, हु रूल्ड ड्यूरिंग द 1st और 2nd सेंचुरी BC, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 11वीं सेंचुरी AD में, इसीलिए ये आंसर गलत है, ठीक है, ये याद रखना। नहीं तो पता चला आपको ये लगे कि कलिंगा, किंग ऑफ कलिंगा तो थे खैरावाला, बट क्या इन्होंने स्थापना क्यों नहीं की, तो इनका जो टेन्योर था ये 1st और 2nd सेंचुरी BC का, बिफोर क्राइस्ट एरा जिसको BC बोलते तब का था। और इस टेम्पल की जो स्थापना की गई थी, इसको बिल्ड किया गया था ड्यूरिंग 11वीं सेंचुरी AD। और उस समय जो बाय द किंग फ्रॉम, जो किंग थे, किंग उस समय कौन थे, जो सोमावंशी डायनेस्टी के किंग थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, गंगा रूलर्स के जरिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राईफूड प्रोजेक्ट। ट्राईफूड प्रोजेक्ट के ऊपर 2 स्टेटमेंट दी हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है, मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई, क्या इसमें जो ये है ये जॉइंट इनिशिएटिव है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये पार्टिसिपेट कर रही है, इनका ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है। सेकंड स्टेटमेंट है, द प्रोजेक्ट प्रमोट्स वैल्यू एडिशन टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू इनहेंस द इनकम ट्राइबल्स, कि ये जो प्रोजेक्ट है ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को प्रमोट करता है ताकि जो इनकम होती है ट्राइबल्स की उनको इनहेंस किया जा सके। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 और ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। फर्स्ट जो दिया है कि क्या ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का, मिनिस्ट्री कंज्यूमर अफेयर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो देखिए ये स्टेटमेंट आपकी पार्शली करेक्ट है, पार्शली इनकरेक्ट है। यहाँ तक तो करेक्ट है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, इसमें ये 2 मिनिस्ट्री तो हैं, बट जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसके यहाँ नहीं है। यहाँ जो थर्ड है ये आपकी ट्राइफेड, ठीक है, ट्राइफेड वर्क करती है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इसमें जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, क्या इस तरीके की कोई इसकी स्कीम में प्रोजेक्ट के जरिए प्रमोट की जा रही है ताकि इनकम्स को बढ़ाया जा सके ट्राइबल पीपल्स की, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और जो इसके लिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने के कारण आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग इसके बारे में समझ लेते हैं।
तो जो इसके अंदर वर्क करने वाले जो जॉइंट इनिशिएटिव है इसमें कौन कौन है, तो आपका देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, और जो आपका ट्राइफेड है, ठीक है, याद रखिएगा ट्राइफेड है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है और ट्राइफेड है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी ये करेक्ट है, क्योंकि इस जो ट्राइफेड ट्राइफेड की जो आपकी फुल फॉर्म है ये क्या चीज़ है, इसमें ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। मुझे लगता है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कुछ गलत बता दिया, इसमें कंज्यूमर अफेयर ये मिनिस्ट्री नहीं है, इसके अंदर जो है ये ट्राइबल अफेयर है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है और आपकी ट्राइफेड है, ठीक है। ट्राइफेड की फुल फॉर्म याद रखना है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब इसके जरिए जब से ये स्टार्ट हुआ है तो इसके ज़रिए क्या किया जा रहा है, और जो 2 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसमें प्रोसेसिंग यूनिट्स के जरिए जो बीइंग सेट किया गया है इसको जगदलपुर इन छत्तीसगढ़ में और जो रायगढ़ है महाराष्ट्र के अंदर, ताकि प्रमोट की जा सके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो इसलिए इसको स्टार्ट की जा रही है इनिशिएटिव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-2025। तो अभी किसने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-2025 को रिलीज़ किया है? ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है इसका। जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, मतलब नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-2025 इसको रिलीज़ किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो बात की जाएगी कि ये सजेस्ट किया है इसके अंदर कि मल्टी स्टेक होल्डर उन्होंने अप्रोच ली है ताकि क्रिएट की जा सके फाइनेंशियली अवेयरनेस और एम्पावर की जा सके इंडिया को, ठीक है, और जो फाइनेंशियल एजुकेशन है इन सभी चीज़ों की इसकी एक तरीके से अवेलेबिलिटी अच्छी तरीके से हो सके ड्यूरिंग कोविड-19। और इसमें जो 5CS है इसको प्रमोट किया जाएगा, जिसके अंदर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, कैपेसिटी प्रोवाइड कराएगी, कम्युनिटी को अच्छी तरीके से अवेयर कराया जाएगा, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा और कोलैबोरेशन अच्छे तरीके से किया जाएगा। तो ये 5CS है, या मेंस की आंसर राइटिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, इस तरीके के 5S को जब आप इंक्लूड करते हो मेंस में, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि किस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया अभी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन रिपोर्ट का नाम दे के। तो वहाँ पे ये 5CS का नाम देके आप इसका अच्छे तरीके से डालोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, वहाँ पे नंबर भी अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बायलैटरल कोऑपरेशन मेजर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन कौन से ये बायलैटरल मेजर्स लिए गए हैं? ऑप्शन वन है, स्टेटमेंट वन है बांग्लादेशु हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट, क्या ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच है? सेकंड है रामपल मैत्री पावर प्लांट, क्या ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच है? एंड थर्ड है बंधन एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, क्या ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलती है? सो जहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। देखो जो ऑप्शन वन है इसमें जो आपका मेघादाचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ना, ये 720 मेगावाट का जो पावर प्रोजेक्ट है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अगर आपने सुना होगा तो इस स्टेटमेंट को आसानी से इसको कट आउट कर दिया होगा, क्योंकि ये जो है ये इंडिया और भूटान के बीच है, ना कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग हो गई। सेकेंड है जो आपका रंपल मैत्री पावर प्लांट प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच है, जिसके अंदर किया जाएगा 50-50% का जॉइंट वेंचर है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी या आप लिख सकते हैं कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे जो इंडिया और बांग्लादेश का किस तरीके से कोऑपरेशन है, किस तरीके से वो अपने अपने एरिया में किस तरीके से दोनों मिलके वर्क कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे आप अच्छे तरीके से वो कोट कर सकते हैं। ऑप्शन 3 में जो दिया है मैत्री एक्सप्रेस, और जो मैत्री एक्सप्रेस एंड बंधन एक्सप्रेस है, क्या ये इंडिया बांग्लादेश के बीच चलती है? तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती है। और कहाँ से कहाँ चलती है? तो ये जो है जो इंडियन सिटी है कोलकाता से बांग्लादेशी सिटी कहाँ, खुलना, यहाँ तक ये चलती हैं। तो ये याद रखना आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग हो गई, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होने के कारण और 2 करेक्ट होने के कारण आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 2 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेफ एग्रीमेंट इज न्यूज़ रिसेंटली रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो जो टेफ एग्रीमेंट है ये रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये किसके बीच का एग्रीमेंट है? ऑप्शन ए है लेबनीज पॉलिटिकल सिस्टम, ऑप्शन बी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ऑप्शन सी इजराइल यूएई बायलैटरल ट्रीटी एंड ऑप्शन डी अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रीटी। तो ये किससे रिलेट करता है? वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, ये रिलेट करता है लेबनीज पॉलिटिकल सिस्टम से। ठीक है, इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। जो लेबनीज पॉलिटिकल सिस्टम है ये बेस है सेक्ट्रियन डिवीज़न के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन पावर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होती है इन सभी चीज़ों को, ताकि इनकी जो गारंटी की जा सके और जो रिप्रेजेंटेशन है सर्टेन ग्रुप्स की उसको क्या की जा सके, फुलफिल की जा सके। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो लेबनीज पॉलिटिकल सिस्टम है इसको टेफ एग्रीमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो जो भी फ्लॉज थे सेक्ट बेस्ड, ठीक है, गवर्नेंस सिस्टम के अंदर इन पार्ट लेड लेबनान इनटू सिविल वॉर। जब सिविल वॉर हुई थी उसमें जब जो भी फ्लॉज रह गए थे, मतलब जो भी खामियां रह गई थी, जो कमियां रह गई थी, उनको पूरा करने के लिए जो सेक्ट बेस्ड कमियां थी, याद रखना सेक्ट बेस्ड मतलब जो जात के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी जेंडर कास्ट इन सब के बेस्ड अकॉर्डिंग जो भी कमियां रह गई थी इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है, उनके डिवीज़न को कंप्लीट करने के लिए, वेदर इट रिलेट टू कॉन्स्टिट्यूशन पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को और जो रिप्रेजेंटेशन उनको पूरी तरीके से ग्रुप्स के अंदर फुलफिल करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया था 1989 में, टेफ एग्रीमेंट जिसको कहा गया था। ठीक है, और विच पुट एन एंड टू द वॉर, ठीक है, इसने क्या कर दिया था, वॉर का एंड कर दिया था जो लेबनीज वॉर चली आ रही थी। ठीक है, और रीशफल कर दिया सिस्टम को। जो टेफ अकॉर्ड था इसकी ये जो मांग ये थी कि एंड करना लेबनीज सिविल वॉर को और एक्सटेंड करना लेबनीज सॉवरनिटी को और अथॉरिटी को साउथ लेबनान में ऑक्यूपाइड बाय इजराइल। जो ऑक्यूपाई किसके द्वारा किया है? इजराइल के द्वारा है, तो वहाँ पे क्या करना है, अपनी सॉवरेनिटी को एक्सटेंड करना है। तो टेफ अकॉर्ड इसलिए साइन किया गया था ताकि जो सिविल वॉर है उसको ख़त्म किया जा सके और अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सके। तो याद रख सकते हैं अभी इजराइल काफ़ी न्यूज़ में है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आशियान। आशियान के ऊपर 2 स्टेटमेंट दिए, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है ऑल आशियान कंट्रीज़ आर पार्टिसिपेंट टू द ईस्ट एशिया समिट, कि सारी की सारी जो आशियन कंट्रीज़ हैं ये पार्ट हैं ईस्ट एशिया समिट की। सेकेंड है इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ आशियान रीजनल फोरम, कि इंडिया मेंबर है आशियान रीजनल फोरम का। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 और ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी है कि जो सारी की सारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं क्या ये ईस्ट एशियन समिट का पार्ट है, तो बिल्कुल करेक्ट है, सारी एशियन कंट्री ईस्ट एशियन समिट का पार्ट है। फिर जो क्या इंडिया एशियन रीजनल फोरम का पार्ट है, तो ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गए, तो राइट आंसर आपका सी हो गया। देख लेते कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर पार्ट है। देखिए जो ईस्ट एशिया समिट है ये एक इंडो पैसिफिक प्रीमायर फोरम है जो स्ट्रेटजिक डायलॉग है। ठीक है, तो आप इसको मेंस में तो यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कंट्री देख लेते हैं। जो ईस्ट एशिया समिट है इसके अंदर 18 मेंबर है। ठीक है, 18 मेंबर कौन कौन से हैं? तो 10 तो आशियन कंट्रीज़ हो गए। याद रखना है आशियन में कितनी कंट्रीज़ हैं? 10 कंट्रीज़ हैं, जिसमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, ये आ गई। इसके अलॉन्ग जो 8 जो अलग कंट्रीज़ हैं ये ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड और रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। तो ये 8 अलग कंट्रीज़ हो गई। तो ठीक है, तो ये आपकी ईस्ट एशिया समिट के अंदर कंट्रीज़ हो गई। और जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो एशियन रीजनल फोरम है, ठीक है, ये 1996 में इंडिया इसका पार्ट बना था, जिसके अंदर 27 कंट्रीज़ हैं। 27 में 10 तो आशियन कंट्रीज़ है जो हमने अभी ऊपर देखी थी। उसके अलावा जो और जिसमें अदर कंट्रीज़ हैं उसमें जो आती है तो वो बांग्लादेश हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया, और आपका इंडिया हो गया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, तो इस तरीके से सारी कंट्रीज़ को मिला के छोटे छोटे आइलैंड्स को, तो ये सारे 27 कंट्रीज़ जो आपका एशिया रीजनल फोरम की सारी की सारी कंट्रीज़ के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है ये पार्टनरशिप की है फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ थाईलैंड, जो रिसेंटली उसने ऑर्गेनाइज़ की थी 6th राउंड टेबल आशियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक। तो अभी आशियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की जो 6th राउंड टेबल थी इसमें हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गई थी, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए इसके ऊपर इस तरीके की स्टेटमेंट बन सकती है। ठीक है, थोड़ी सी बात इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आशियान के बारे में भी जान लेते हैं। आशियान को 1966 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए थाईलैंड में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। ठीक है, 8 अगस्त को। अब आशियान डिक्लेरेशन किसके नाम से जाना जाता है? तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस एंड सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है,
तो ये इसके प्राइमर मेंबर थे, ठीक है। उसके बाद मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये 5 कंट्री थी। उसके बाद ब्रुनोई को 1984 में, ठीक है, वियतनाम 1995, म्यांमार 1997 और कंबोडिया 1999 में ऐड हुआ, ठीक है, इस तरीके से। बट याद रखना आसियान में जो 10 कंट्रीज़ हैं इसमें डायरेक्टली इंडिया का नाम नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ नागालैंड के ऊपर क्वेश्चन है, बताना कौन सा आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट है इस डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार, क्या ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। सेकंड है माउंट सरामती ऑफ पूर्वांचल रेंज इज लोकेटेड इन नागालैंड, जो माउंट सारामती जो ऑफ पूर्वांचल रेंज है ये नागालैंड में लोकेट करती है। तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 और ऑप्शन डी नाइदर 1 और 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले तो जो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ हम देखते हैं तो क्या ये माउंट सारामती है, क्या ये लोकेट करती है नागालैंड में। तो चलिए ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये नागालैंड से अपना बॉर्डर मतलब जो माउंट सारामती और अरुणाचल रेंज है ये नागालैंड में लोकेट करती है। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट डज़ नॉट शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार, क्या म्यांमार से बॉर्डर टच नहीं करता, तो ये गलत है, ये म्यांमार से बॉर्डर टच करती है। अब ये मैप में देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो बी विल बी द राइट आंसर। इसका मैप देख लेते हैं तो ये देखिए ये हो गया नागालैंड और ये हो गया म्यांमार, ये आपस में बॉर्डर टच कर रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नागालैंड के साथ कौन कौन से स्टेट अपनी बॉर्डर टच करते हैं तो आप ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका मणिपुर हो गया, ठीक है, ये असम हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, और ऊपर अरुणाचल प्रदेश। तो तीन स्टेट हैं जो किसके साथ नागालैंड के साथ बॉर्डर टच करते हैं और एक आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री ये बॉर्डर टच करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लास्टिक माइक्रोबीड्स कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो जो प्लास्टिक माइक्रोबीड्स हैं ये कौन कौन से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट है टूथपेस्ट, सेकंड सनस्क्रीन एंड थर्ड फेशियल स्क्रब। तो कौन से स्टूडेंट आपकी करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है, मतलब जो टूथपेस्ट है, सनस्क्रीन एंड फेशियल स्क्रब, इन तीनों के अंदर प्लास्टिक माइक्रोबीड्स पाए जाते हैं। अब ये क्यों पूछा गया है देख लेते हैं। जो माइक्रोबीड्स होते हैं ये स्मॉल सॉलिड मैन्युफैक्चर्ड प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जो काफ़ी लेस देन 5 mm और हम कह सकते इस तरीके मतलब काफ़ी लेस देन 5 mm के साइज में होते हैं और डोंट डिग्रेड और डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, जो डिग्रेड और डिसॉल्व नहीं होते वाटर के अंदर। तो याद रखना स्टेटमेंट इस तरीके भी बन सकती है कि जो माइक्रोबीड्स होते हैं ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ये गलत है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। और दे मे बी एडेड टू अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग रेंज ऑफ कॉस्मेटिक, ठीक है। तो इनको ऐड किया जाता है ताकि जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है और इंक्लूडिंग जो रेंज ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है पर्सनल केयर और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के तौर पे इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। माइक्रोबीड्स में भी फाउंड इन सम प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ अदर प्रोडक्ट्स में जो पाए जाते हैं जिसमें टूथपेस्ट है, सनस्क्रीन है, फेशियल स्क्रब है, बॉडी वॉश है एंड कॉस्मेटिक्स सच एज फाउंडेशन एंड ब्लश एंड अदर केयर प्रोडक्ट। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनमें भी माइक्रोबीड्स पाए जाते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होता है ये माइक्रोबीड्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो याद रखना है ये माइक्रोबीड्स कितने साइज में होते हैं 5 mm के होते हैं और ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था और आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में बता दीजिएगा और याद से अपना स्कोर लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर स्कोर कम भी आए तो घबराना नहीं है, वीडियो को रिवाइज एक बार कर लेना है अगर 6 से कम स्कोर आया हो, और अदरवाइज़ आपको 24 आवर्स में तो एक बार रिवीजन करना ही करना है, ठीक है, ताकि आपको याद रह सके। अदरवाइज़ आप सारी की सारी चीज़ें भूल जाएंगे, क्योंकि साइंटिफिक थ्योरी ये कहती है कि अगर आप 24 आवर्स में जो पढ़ा हुआ आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो आप धीरे धीरे उसका एटलीस्ट 90% से अबव उसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है और रिविज़न ज़रूर कर लेना है, ठीक है। धीरे धीरे अभी कुछ दिन में मैं आपके लिए PDF की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको अच्छे तरीके से PDF मिलने लगेगा, तो वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन आप बार बार सुन सकते हैं, अच्छे तरीके से देख सकते हैं, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।